राम राम हरियाणा, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में यहां रोहतक पर आयोजित हो रहे इमर्जिंग हरियाणा कार्यक्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं और अब बारी है अगले पैनल की। अब बात करने वाले हैं ऐसे उद्यमियों से, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स से जो देश सेवा में, समाज सेवा में और खुद की प्रगति पर भी काम कर रहे हैं, खुद के विकास पर भी काम कर रहे हैं। हमारा जो अगला पैनल है उसके लिए मैं अपनी सहयोगी मनु तेवतिया को बुलाना चाहूंगा मंच पर कि वो आएं और अपने सवाल तैयार करें। पहले मेहमान के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि जय भवानी ग्रुप के डायरेक्टर हैं। ये युवा राजनेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं और उद्यमी भी हैं। 13 साल से ये आम जनता की सेवा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कई पुरस्कारों से, जिसमें कि अटल रत्न पुरस्कार भी शामिल है, ऐसे कई पुरस्कारों से उन्हें नवाजा जा चुका है और बहुत ही जमीन से जुड़े व्यक्तित्व हैं ये। इनसे हम आगे की बातचीत करेंगे। पैनल में दूसरे जो हमारे अतिथि हैं वो हैं युवराज अमन, रॉकिंग डील्स के फाउंडर और सीईओ हैं। इन्होंने लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग री कॉमर्स कंपनी को शुरू किया है। क्या कुछ है री कॉमर्स कंपनी, हम जानेंगे युवराज अमन से। और अगले हमारे जो अतिथि हैं वो हैं अजय चौधरी जी, टेक्नो इलेक्ट्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अजय चौधरी जी। मैं चाहूंगा कि मंच पर आए। होटल डोर लॉक इंडस्ट्री, यानी जो होटल्स में दरवाजे होते हैं उनके ताला बनाने का जो काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसमें ये माहिर हैं। और बहुत ही चुनिंदा लोग जो शुरुआती दौर में इस इंडस्ट्री में उतरे थे उनमें से अजय चौधरी जी एक हैं। इनके ब्रांड का नाम TES ब्रांड है और इसरो जैसे क्लाइंट, झारखंड सरकार जैसे क्लाइंट इनके हैं। अब हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। ओवर टू यू मनु। बहुत शुक्रिया हार्दिक, आपका एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और इमर्जिंग हरियाणा में अब हम बात करेंगे यंग, आप देख सकते हैं यंग उद्यमी हमारे साथ हैं। और अजय चौधरी जी, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। आपकी जर्नी को मैं पढ़ रही थी तो बहुत ही ज्यादा प्रेरक रही है। आप इन्वेस्टमेंट कम, मेहनत ज्यादा, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। पहले तो मैं जी मीडिया का शुक्रिया करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे को एक अपनी बात रखने का मंच दिया आप लोगों ने। मेरी जर्नी सन 1995 में शुरू हुई। मैं कॉलेज में था जब मेरा लास्ट एग्ज़ाम था इंजीनियरिंग में। उस दिन मैं डिसाइड कर लिया था कि कल मैं अपना बिजनेस लॉन्च करूँगा। मतलब पहले से ही ये सोच के रखा हुआ था। तो मेरे कॉलेज के लास्ट डेज में तो पार्टी करने का सोचते हैं कि नहीं, मैं कॉलेज के डेज में मैंने कभी बंक भी नहीं किया पिक्चर देखने के लिए। मेरा फोकस सारा एक बहुत छोटी उम्र से मेरा टारगेट सेट था कि मुझे बिजनेस करना है और विद इन इलेक्ट्रॉनिक करना है। मुझे अपनी फील्ड से बाहर नहीं जाना है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेरा एक बहुत बड़ा पैशन था। मैं R&D करता रहता था। सर, छोटे ब्रांड से इतना बड़ा ब्रांड बन जाना, ये ब्रांड नेम खुद का एस्टेब्लिश कर लेना, TES ब्रांड, कैसी रही है जर्नी, ये सफ़र कैसा रहा? मैं वहीं आ रहा था। मैं बेसिकली मैंने 1995 में ये बिजनेस की शुरुआत की। वहाँ से केबल टीवी से मैंने शुरुआत की सबसे पहले। केबल टीवी से फिर हम धीरे धीरे उसमें बढ़ते गए। फिर हमने CCTV, APPX ये सारा सिस्टम ऐड ऑन किया। फिर उसके बाद हम सर्विलांस इंडस्ट्री में पूरी तरह मतलब आए। फिर अपना वहाँ पे ब्रांड बनाया और जो इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ही कम, अगर मैं अब कुछ हज़ार से मैंने ये बिजनेस शुरू किया। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर थे, तो मेरे को और वो फिजिकली चैलेंज थे। राइट जो फुट था उनका, वो बाय बर्थ पोलियो अफेक्टेड था और हमको कभी किसी बात की कमी नहीं आने दी उन्होंने। तो मेरा अपने आप से एक चैलेंज था कि जो मेरे फादर हैं, ऐसे इंसान हैं जिनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने इतना सब कुछ हमको कर दिया और हमको यहाँ बिठा दिया। तो मैं घर से तो मैं इनसे तो पैसा नहीं ले सकता बिजनेस के लिए। तो मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि भाई अपने दम पे करना है। तो मैंने 30,000 रुपये से ये बिजनेस शुरू किया और आज की डेट में मोर देन मतलब 50-60 प्रोडक्ट्स हैं और मेरे ख्याल में तीसरे चौथे नंबर पे हम इंडिया में गिने जाते हैं इस इंडस्ट्री में। बहुत बड़ी उपलब्धि है और स्वावलंबन और स्वाभिमान से आपने बिजनेस किया है। बहुत बड़ा, मतलब एक आप ये समझिए कि ऑनर समझ लीजिए कि एक इसरो भी हमारा मतलब एक क्लाइंट है बहुत बड़ा। बिल्कुल। JSW स्टील्स को हम सप्लाई करते हैं।
और बहुत बड़े मतलब 5 ये स्टार्स को। जुनून की कहानी है, जुनून होना चाहिए। अजय जी, मैं अमरेंद्र कुमार जी से बात करना चाहूँगा। अमरेंद्र जी, आप समाज सेवी भी हैं, राजनेता भी हैं, उद्यमी भी हैं। मानेसर जैसी जगह पर रहकर वहाँ पर आपको कौन कौन सी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब समाज सेवा के लिए निकलते हैं, अपना कह सकते हैं कि जनता के लिए काम करने के लिए निकलते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ को और जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। जैसा कि आपने बताया, चुनौती हर किसी की ज़िंदगी में होती है। आप इतने बड़े हुए हो, बहुत सारी चुनौती आई होंगी आपकी लाइफ में। माँ बाप भी, जब बच्चा होता है, माँ बाप बहुत चुनौतियों को पार करके बच्चों को पढ़ाता लिखा, तो नेचुरल सी बात है, चुनौती तो होती है। बस उस चुनौती से हमें पार करके निकलना, वही असली समाज सेवा है। वो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। क्या है अतिथि देवो भव? वसुधैव कुटुंबकम। हमें इस सबको लेके चलना है, हम अच्छा काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी। आपका नाम कोरोना काल में मैंने बहुत सुना था। कोरोना काल में आपने जितने सेवा कार्य किए, स्पेशली अपने इलाके में, हरियाणा के लोगों के लिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्योंकि कोरोना काल तो देखिए अब बीत चुका है, लेकिन समाज सेवा तो सिर्फ कोरोना काल तक सीमित नहीं थी। आने वाले समय में, भविष्य में क्या प्लानिंग है आपकी समाज की सेवा के लिए? देखिए, मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का लाइव पैटर्न हूँ और पूरे गुड़गांव में 2 ही लोग हैं। इसको डीसी साहब मैनेज करते हैं और राज्यपाल जी जो हमारे हरियाणा के हैं, माननीय बंडारू दत्ताचार्य जी, उनके देख रेख में ये संस्था चलता है हमारे रेड क्रॉस का। तब मैं रेड क्रॉस का सदस्य था। अभी थोड़े दिन पहले, 1 साल पहले मैं पैटर्न बना हूँ। तो उस समय एक दिन मैं वैसे निकल रहा था तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार मैं तो वैसे ही जा रहा था, बस देखने क्या चल रहा क्या नहीं। नहीं नहीं, चलो घर में चलो, मर जाओगे, फालतू क्या है, क्या पैसे बहुत आ रहे हैं। मैंने फिर उनको अपने रेड क्रॉस का कार्ड दिखाया। मैंने, भाई साहब मैं रेड क्रॉस से हूँ और हमारा काम ही है मुसीबतों में जाकर लोगों की सेवा करना, तो हम जा रहे हैं। हम गए, बहुत जगह हमने कैंप भी लगाया है, खाना भी पहुँचाया है लोगों को, और हमने काफ़ी अच्छे लेवल पे काम किया है। मेरा एक NGO भी है, ड्रीम फाउंडेशन के नाम से। हम उसमें पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। और नॉट ए कोरोना, कोई भी पेंडेमिक आता हो, चाहे वो इंसान के लिए आता हो, जानवरों के लिए आता हो, किसी भी चीज़ के लिए आता हो, मैं, मेरी पूरी टीम, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम लोगों की हेल्प करें। कोरोना में अभी मेरे को बीजेपी ने अपने मानेसर मंडल का संयोजक बनाया था टीकाकरण का। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लोग टीका नहीं ले पा रहे थे। कुछ मुस्लिम भाई ऐसे थे, उनको कुछ गलतफहमियाँ भी थी कि यार मैं टीका नहीं ले पाऊँगा। मैं लगभग, आप ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा, बट 5000 लोगों को मैंने अपने गाड़ी में, मेरे पास 3 गाड़ी है, कभी मैं, कभी मेरा ड्राइवर, कोई कैसे भी करके हम उनको घर से लाते थे, वैक्सीन लगवा कर उनके घर छोड़ के आते थे, ताकि वो डरे ना हो, ये ना कहें कि यार मुझे कुछ हो गया। तो काफ़ी अच्छे लेवल पे हमने काम किया है और पार्टी भी मेरा अच्छा सपोर्ट कर रही है, बीजेपी भी अच्छी सपोर्ट कर रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। PHC के लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो उनको ही कोविड वॉरियर कहूँगा, सारे डॉक्टरों को, नर्स को, आशा वर्कर को, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया देश का। और मैं माननीय मोदी जी का और हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इन सब लोगों ने वैक्सीन बना के बहुत जल्दी और बड़े अच्छे लेवल पर काम किया, जिससे बीमारी को हम बहुत जल्दी कंट्रोल में ले आ सकें। युवराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जितना कूल आपकी कंपनी का नाम है रॉकिंग डील्स, उतनी ही कूल आपकी पर्सनैलिटी भी है। थैंक यू सो मच। री-कॉमर्स एक नया वर्ड है, ना सिर्फ हरियाणा के लिए, मुझे लगता है कि देश के लिए भी एक नया वर्ड है। क्या री-कॉमर्स होता क्या है, कैसे लोगों की हेल्प कर रहा है? री-कॉमर्स रिवर्स कॉमर्स होता है। उसमें जो भी इन्वेंट्री बिकती है या जो भी प्रोडक्ट बिकता है, वो अगर उसमें कोई इशू या प्रॉब्लम या 7 days रिटर्न पॉलिसी होती है, बॉक्सेस कार्टन्स डैमेज्ड होते हैं, तो वो सारी इन्वेंट्री या कुछ ऐसी इन्वेंट्री जो प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स जो यूज़ हुआ हो और आज आपको उसका यूज़ नहीं है, तो वो सारा मेजरली स्क्रैप होता है। और हम देखते हैं कि ई-वेस्ट इज़ एक्चुअली बहुत इट्स लाइक कैंसर। तो हम लोग लॉन्जिविटी उस प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ाते हैं और वो उन लोगों को बचाते हैं जिनको उसकी रिक्वायरमेंट है। सो कुछ भी ब्रांडेड इन्वेंट्री जिसकी हम लाइफ बढ़ा पाएँ और जिन लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि मैं अभी एप्पल वॉच 6 यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल। अब कोई नया मॉडल आ गया है तो अब मेरे को अब यूज़ नहीं है, बट कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको उसका यूसेज हो। सो अगर वो चीज़ मैं टेस्ट करके, ग्रेड करके उस रिक्वायरमेंट को पूरा करूं और वो यूज़ करे, तो वो ई-वेस्ट में भी मदद करती है, उसकी लाइफ भी बढ़ती है और वो बंदा भी इंजॉय करता है एज अ कस्टमर। आप टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचते हैं?
हमारे अभी 40 रिटेल स्टोर्स हैं इंडिया में, प्लस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम बेचते हैं. वी हैव अ बिग प्लेटफॉर्म वेयर काफ़ी लोग आते हैं पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास इन्वेंट्री लेने हैं. बट हमारा मेजर जो एक गोल है एंड जो हम ये जिस रीज़न से हम आए हैं, हम गवर्नमेंट से ये बोलते हैं कि वो जो ब्रिज है बिटवीन the rich and people who are needy, I would not call poor, I'll say the people who need the product versus जो people don't need the product. अगर वो gap अगर हम लोग मिला दे तो बहुत benefit हो सकता है. एक और example मैं देता हूँ. अगर किसी के पास कोई smartphone है, 3G फ़ोन है, पुराना फ़ोन है, जो मे बी शायद आजकल का कोई housekeeping का बंदा भी यूज़ ना करे, बट एक छोटे गांव में कोई एक बच्चे को अगर हम वो दे दें तो एटलीस्ट वो अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट तो कर ही सकता है. सो दैट इज़ द गैप दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव. शुभकामनाएं आपको यही कि जितने ऊंचे आप हैं आपका बिजनेस भी उतना ही ऊंचा ग्रो करे. Thank you so much. लेकिन ये समाज के लिए, आम जनता के लिए, या मैं कहूँ सिंपल सा सवाल कि मेरे लिए कितना उपयोगी होगा अगर मैं इसे एज अ यूज़र इस्तेमाल करना चाहूँ. हमारे जो दर्शक हैं वो आपका जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर आना चाहें, तो सामान्य शब्दों में बताइए कि मैं कैसे इससे फ़ायदा उठा सकता हूँ. देखिए, आप उस ब्रिज में 3 जगह पे हो सकते हैं. एज अ कंज्यूमर हमारे जो रिटेल स्टोर्स हैं, हमारे पास दुनिया के सारे ब्रांड्स की इन्वेंट्री है जो हम डिस्काउंटेड रेट्स में देते हैं. प्लस उसमें डिस्काउंट्स भी इतने हैवी होते हैं कि यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी. तो या तो आप एज अ कंज्यूमर आ सकते हैं और एज अ प्रोवाइडर आ सकते हैं कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आपके पास कुछ ऐसी इन्वेंट्री है जो आप यूज़ नहीं करते, आप उसको सेल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं किसी की आप मदद करें, तो आप उस लिहाज पे भी आ सकते हैं. बट जनरली जो मैं ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकता बिकॉज हम टीवी पे हैं, बट ऐसा कोई ब्रांड नहीं है दुनिया का जो हम ना बेचते हो. और जो भी ऑनलाइन के रेट्स होते हैं उस पर 40 से 50 से 60% ऑफ हम लोग फ्लैट देते हैं अपने एंड कस्टमर्स को. सो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. तो ये for our ब्रांड्स customers. आपकी सीढ़ियां हैं खुद ब्रांड बनने के लिए. अमरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप इलेक्ट्रिकल वर्क्स में इस वक्त काम कर रहे हैं. आपका काम कितना अलग है, क्योंकि बतौर समाज सेवी आप काम करते हैं, वो आपका एक कह सकते हैं पैशन है. आप नेता हैं, वो आपका प्रोफेशन नहीं है, लेकिन बतौर प्रोफेशन आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क्स में हैं. आपकी कंपनी किस तरह से काम करती है बतौर उद्यमी? किस तरह का जोखिम है जो आप उठाते हैं आम दिनचर्या में? नहीं, थोड़ा सा कोविड के बाद जोखिम आया है, मार्केट में फ़ंड की प्रॉब्लम आई है, क्योंकि हम भी जब प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हमारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं, वो पैसे आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है. थोड़ी सी मेन पावर की भी शॉर्टेज थी बीच में, बट अब ठीक है और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे पटरी पे गाड़ी आ रही है और मेरे ख्याल आ जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत है भी नहीं. पॉजिटिव बात आपने की है अजय जी, क्योंकि आपकी जो कहानी है, आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो जर्नी है, इतनी प्रेरणादायक है कि मुझे लगता है कि आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है पॉजिटिव चीज़ों की. तो आपने जब अपनी ये जर्नी शुरुआत की तो जाहिर तौर पर एक बार में तो आप कामयाब हुए नहीं होंगे. कई बार ऐसा लगा होगा कि नहीं, छोड़ देता हूँ, वापस घर चला जाता हूँ, या फिर ठीक है पापा से पैसे मांग लेता हूँ. हुआ कभी ऐसा? देखिए, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, पर मेरे पेरेंट्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से जब भी मेरे को डाउनफॉल आता था या मतलब बहुत बड़े बड़े झटके लगे मुझे लाइफ में, तो बहुत प्रेशर आता था कि भाई सब कुछ है तुम्हारे पास, जॉब कर लो अच्छी, ये क्यों चक्करों में पड़े हुए हो. मेरी माता जी आई हुई हैं, मेरी माता जी ने भी कई बार बोला मुझे कि बेटा क्यों इतना वो कर रहा है. अच्छा सॉरी, आपकी मम्मी यहाँ पर है? हाँ, मम्मी यहाँ पर है. अच्छा, तो ये भी कहीं ना कहीं भागीदारी रखती हैं आपकी हाँ, जर्नी? बिल्कुल. माँ बाप, मेरे इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं. उनके नाम से ही जो मेरी कंपनी का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रो सॉल्यूशंस, जो टेक्नो मेरी कंपनी का नाम है TEKNO. तो मेरे फादर के फर्स्ट 3 लेटर्स, टेक चंद्रा मेरे फादर का नाम था, तो TEK इज द फर्स्ट नेम ऑफ माय फादर. तो आज जो कुछ है उसका श्रेय माता पिता को देते हैं. माता जी और पिताजी. एक टाइम के बाद जब उन्हें लगा कि भाई ये नहीं मानने वाला है, तो फिर सपोर्ट करना शुरू किया आंख बंद करके कि जब बेटा कर, तुझे जो करना है. एंटरप्रेन्योरशिप में ये जरूरी भी है कि जोश और जुनून आपके अंदर होना ही चाहिए. एक एग्जांपल देता हूँ. 2012 में एक हमारा ऑफिस था, जब हम थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर ही रहे थे, तो एक फायर एक्सीडेंट हुआ, पूरा ऑफिस जल गया हमारा.
तो उस ऑफिस में 2012 में अप्रॉक्सीमेटली जो खड़े होके विद इन 5 मिनट्स हमने कैलकुलेट किया वो 70 लाख था उस जमाने का। तब भी हौसला नहीं टूटा आपका? तो 3 दिन मेरे ऐसे गए कि भाई ख़त्म हो गया अब सब कुछ, लेकिन सोच रहा था रात को भाई क्या हो गया, ये सब कुछ क्या हो गया, सोचते सोचते एकदम दिमाग आया यार ये सब जल गया। प्रॉपर्टी बनाई उसी से वो बची हुई है, बिजनेस का ब्रांड जितना बना जो उसकी वैल्यू है मार्केट में वो बची हुई है, कुछ एक प्रोडक्ट खड़ा किया था उसका कुछ पार्ट कहीं दूसरे ऑफिस में था वो बचा हुआ है, और कहाँ से कमाया था उस 30,000 से? तिनके तो तिनके गया से कैसे क्या? घोंसला बनता है उस गया क्या मेरा, ये सोच थी। तो जैसे ही मेरे दिमाग में थॉट आया, तीसरे दिन की बात कर रहा हूँ मैं, तीसरी रात की, मैं एकदम उठा और मैंने लैपटॉप निकाला और फिर दोबारा से वो पूरा रीस्ट्रक्चर किया बिजनेस, और उसमें जो मैं नहीं कर पा रहा था चलते हुए बिजनेस के कारण, क्योंकि जब आप बिजनेस में बिजी रहते हो तो आप बहुत सारी नई चीज़ें नहीं कर पाते हो, R&D नहीं कर पाते हो। तो जब मुझे बंद हो गया अब, तो अब मुझे जो मेरी ख्वाहिशें हैं मैं सब कुछ करूँगा जी। वो उसी में ही वो प्रॉपर्टी बेची, नई प्रॉपर्टी खरीदी, कैसे अरेंजमेंट्स किए, कैसे नहीं किया, मार्केट का बड़ा सपोर्ट मिला। वो तो सालों का संघर्ष होता है जय जी। नहीं, वो- अमरेंद्र वो- जी, वो आपसे मैं जानना चाहूंगा जी। कि जो युवा उद्यमी आने वाले समय में उद्यमिता में आना चाहते हैं, खुद का कुछ करना चाहते हैं, कम उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, कैसे करें? देखिए, मैं जी न्यूज़ के माध्यम से एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसमें आपको अपने आप उसका आंसर मिल जाएगा। एक बार क्या हुआ, बहुत आंधी तूफान आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और एक बिजनेसमैन थे, वो अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। तो ड्राइवर बार बार उनसे कह रहा था कि सर मेरे से गाड़ी नहीं चल रही, अब मैं इसे आगे चला नहीं पाऊँगा, अब कहीं रुक जाते हैं और जब ये आंधी तूफान बारिश ख़त्म हो जाए फिर हम निकलते हैं। बिजनेसमैन बड़ी देर सोचे कि बेटा धीरे धीरे चल, बट चल। ड्राइवर बड़ा परेशान हुआ और गुस्से में बोला, आपके समझ नहीं आती, मुझे आगे दिखाई नहीं दे रहा और आप कह रहे हो कि चलो। मालिक फिर भी शांत रहे, उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, चल। ड्राइवर चलता रहा और कई मीलों पार करने के बाद आंधी भी खत्म हो गई, तूफान भी खत्म हो गया और बारिश भी खत्म हो गई। तो बिजनेसमैन ने ड्राइवर से कहा कि यार बेटे तो थक गया होगा, चल रुक जा, चाय वाय पी लेते हैं। कहने लगा वो, कमाल के आदमी हो आप पैसे देते हो तो मुझे दिखाते हो कि यार मैं नौकरी कर रहा हूँ, इतनी आंधी तूफान में कहीं रुक लेते तो चाय पानी पी लेते। उन्होंने कहा बेटा देख ऐसा है, चराय बेती, चलते रहोगे रास्ता मिलेगा, रुक जाओगे मौत का किनारा मिलेगा। लेकिन दिशा भी सही होनी बहुत जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सब लोग तन मन धन से किसी चीज़ को करेंगे तो वो काम होगा, और आज के डेट में युवा पीढ़ी जरूर आगे बढ़ेगी। युवराज जी, अमन, ये अमन भी कम उम्र के हैं और मुझे लगता है मुझसे थोड़ी ही उम्र ज़्यादा होगी आपकी। मुझे आपके अंदर अपना इंस्पिरेशन दिख रहा है, ज़रा कुछ बताइए कि आने वाले समय में अगर मैं कुछ अच्छा करना चाहूँ बतौर युवा पीढ़ी अगर आपको एज ए इंस्पिरेशन देखे तो क्या संदेश देंगे? आई थिंक यू डूइंग वेरी वेल, आपको और से अच्छा क्या करना है। बट मेरी स्टोरी भी कुछ इनकी तरह ही है, इन द सेंस दैट मैं भी सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, हमारी भी आग लग चुकी है, और मेरे जो साथी हैं जो मेरे साथ शुरू से काम कर रहे हैं वो साथ में ही हैं, वो भी मतलब वी आर वेरी इंस्पायर्ड ऑल्सो। बट येस, मेरे हिसाब से हार कभी नहीं माननी चाहिए, और हमेशा किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कभी थॉट नहीं आनी चाहिए दिमाग में कि ये कर लेंगे, शॉर्टकट कर लेंगे तो ये कमा लेंगे, किसको मार देंगे, वो कर देंगे, उसका अगेंस्ट ये कर देंगे, वो हमेशा वापस आएगा। सो चलते रहो, बटे करते रहो, और हमारे में एक सेइंग होती है सर्वथा भला, विच मीन्स सबका भला करो तो हमारा भी भला होगा, विच आई फील दैट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। काफ़ी बार होता है मेरे साथ कि हम जा रहे होते हैं तो कोई बच्चे जैसे कुछ ना कुछ देख के एक्साइट हो जाते हैं, जैसे कि ओ आपके पास तो ये है, सो इतना सुंदर है, इतनी अच्छी चीज़ है, XYZ। तो मैं बोलता हूँ कि किसने दिया है, मेहनत करो, इससे बेटर आपके पास होगा। माई आंसर इज़ ऑलवेज दैट। मेरा आंसर कभी ये नहीं होता कि नहीं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, मेहनत करो, सब पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल। युवराज जी, मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि आप यूथ को कैसे अपने साथ जोड़ रहे हैं, और जो ये आप री-कॉमर्स एक नई चीज़ लेकर आए हैं, इससे कैसे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इसके? सो री-कॉमर्स अगर आप सोचें तो आप इस सेंस में सोचें कि लास्ट 2 साल में पूरी दुनिया में कितना
क्या क्या बिका होगा, कपड़ा, जूता, फर्नीचर, अप्लायंसेस, मोबाइल फ़ोन्स, घड़ियाँ, आप नाम लीजिए, व्हाटएवर, लाइट्स एंड आप नाम लीजिए व्हाटएवर, कितना बिका होगा। अब वो सारे एक एसेट है। अगर वो एसेट वापस आए और उसका अगर हम टेस्ट करके किसी उस व्यक्ति को दें जिसको उसकी ज़रूरत है एट अ गुड प्राइस, तो वो इट्स अ $1 trillion बिजनेस। So it's a concept which has been there for a very long time. But India में हम लोगों ने ये चालू किया था when we started, लोगों को समझ नहीं आता था, उनको लगता था ये used है, कुछ खराबी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, या refurbished है। Even though हम brand refurbished देते थे with brand warranty, अभी भी हम बेचते हैं। तो उनको समझाना is very very difficult. You know, the concept, understanding takes a lot of time. And that's the whole समझना thought सबसे process. मुश्किल काम होता है। हाँ जी, समझाना सबसे ज़्यादा समझाना। मुश्किल काम। अजय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि मैं ये तो समझ पाया कि आपकी कंपनी होटल में जो डोर लॉक्स होते हैं वो बनाने का काम करती है, लेकिन आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है? किस तरह के प्रोडक्ट आप बनाते हैं? थोड़ा अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। एक्चुअली वी आर इनटू द स्मार्ट लॉक्स बेसिकली। स्मार्ट लॉक्स रेजिडेंशियल के लिए, अपार्टमेंट्स के लिए, विलास के लिए और होटल के लिए। और इसके अलावा जो होटल की रूम एमिनिटीज़ होती है ना, टेक्निकल एमिनिटीज़, जैसे इलेक्ट्रिक केटल हो गई, आपकी हेयर ड्रायर्स हो गए वॉल माउंटेड, और बहुत सारे सेफ हो गए, डिजिटल सेफ हो गए, मिनी बार हो गई, ये सारे में हम अच्छा, आप खुद तो तालों में नहीं रह पाए, लेकिन दुनिया को आप तालों में बंद कर रहे हैं। नहीं वो उसका एक कार्ड देते हैं ना प्यारा सा जिससे वो एक्सेस कर सके। तो मेन हमारा जो सेलिंग प्रोडक्ट है वो होटल के डोर लॉक्स हैं, RFID डोर लॉक्स। RFID डोर लॉक्स सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, और वो हमें अलग इसलिए बनाता है कि मैं खुद टेक्निकल हूँ। सारी टेक्निकल चीज़ें आज तक मैं खुद हेड करता हूँ। वो मतलब एक पैशन है, मैंने बताया शुरू में आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स में R&D करना। तो जो भी कुछ नया चल रहा होता है तो उससे पहले मार्केट में सोचते हैं लोग, लेके आते हैं, हम क्रिएट कर देते हैं उसको। तो इट्स और USP बेसिकली। अमरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल वर्क्स का काम करते हैं। आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताइए। आप किस तरह से कुछ अलग काम कर रहे हैं, कुछ अलग प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं? मेरा बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट होता है ना, बड़े लेवल के जो भी इंडस्ट्री आती है अपने यहाँ पे, उसका लगभग जो भी अप्रूवल्स के काम होते हैं वो मैं कराता हूँ। लाइक SLD मेकिंग, उनके प्रोजेक्ट के जितने भी ड्राइंग्स हैं उनको बनाना, प्लस अप्रूव कराना। मैं गवर्नमेंट अप्रूव, हरियाणा गवर्नमेंट से भी अप्रूव हूँ, और अपने गुजरात से भी अप्रूव हूँ, राजस्थान से भी, हिमाचल से भी। तो लगभग काफ़ी जगह मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी हैं हमारे पास। मदरसन है, डेल्फाई है, इस टाइप की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ। तो जितनी भी कंपनियाँ एक्सटेंड करती हैं वहाँ पे आती हैं, उनका लीगली और ये सारा काम मैं करा के देता हूँ, कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप तीनों ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी, अपना जो भी सफ़र था जीत का, उपलब्धियों का, वो सभी हमारे सामने रखा। और एक बात मैंने सीखी हार्दिक, कि आप मेहनत करने से पीछे मत हटिए, और अपना गोल सेट करके अपनी लाइफ में आप अगर चलेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो इस तरह के एग्जाम्पल निकलकर फिर सामने आते हैं। सकारात्मक सोच और बस अपनी प्रतिबद्धता और लगन के दम पर ही आप इस तरह की उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। और अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है, और साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है। सत्य को इस तरह की अभिव्यक्ति मिल जाए तो वाकई ये बहुत है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जुड़े रहिए जी दिल्ली NCR हरियाणा के साथ। राम राम हरियाणा।